गाड़ी ठीक करने का आदेश देकर चंद्रमुखी ने जमींदार के घर में प्रवेश किया। भैरव गाड़ी का प्रबंध करने दूसरी ओर चला गया। भीतर ऊपरी खंड में दालान में बड़ी बहू वर्तमान जमींदार की गृहिणी बैठी थी। एक दासी चंद्रमुखी को वहीं लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे को एक बार ध्यान पूर्वक देखा। चंद्रमुखी ने नमस्कार किया। बड़ी बहू शरीर पर अधिक अलंकार नहीं धारण करती, किंतु आंखों के कोण पर अहंकार झलका करता है। दोनों होठ और दांत पान और मिस्सी से काले पड़ गए हैं। गाल कुछ ऊपर उठे हुए हैं और सारा चेहरा भरा पूरा केशों को इस प्रकार सजाकर बांधती है कि कपाल जगमगा उठता है। दोनों कानों में मिलाकर कोई 20-30 छोटी बड़ी बालियां पड़ी हैं। नाक के नीचे एक बुलाक लटकता है। नाक के एक और टोंग पहने हैं। जान पड़ता है यह सुराख नथ पहनने के लिए बना है। चंद्रमुखी ने देखा, बड़ी बहू बहुत मोटी सोटी है, रंग विशेष श्याम है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, गोल गठन का मुख है, काले पाट की साड़ी पहने हैं और एक नारंगी रंग की कुर्ती पहने हैं। यह सब देखकर चंद्रमुखी के मन में कुछ घृणा सी उत्पन्न हुई। बड़ी बहू ने देखा कि चंद्रमुखी के वयस्क होने पर भी उसका सौंदर्य कम नहीं हुआ है। दोनों ही संभवतः समय वयस्क हैं, किंतु बड़ी बहू ने मन ही मन इसे स्वीकार नहीं किया। इस गांव में पार्वती के अतिरिक्त इतना सौंदर्य और किसी में नहीं देखा। आश्चर्यित होकर पूछा, तुम कौन हो? चंद्रमुखी ने कहा, मैं आपकी एक प्रजा हूँ। खजाने की माल गुजारी कुछ बाकी पड़ गई थी, उसी को देने आई हूँ। बड़ी बहू ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, तो यहाँ क्यों आई? कचहरी में जाओ। चंद्रमुखी ने मीठी हंसी हंसकर कहा, माँ मैं बड़ी दुखिया हूँ, सब रुपया नहीं दे सकती। सुना है कि आप बड़ी दयावती हैं, इसी से आपके पास आई हूँ कि कुछ माफ कर दे। इस प्रकार की बात बड़ी बहू ने अपने जीवन में पहली बार सुनी। उनमें दया है, माल गुजारी माफ कर सकती है आदि कहने के कारण चंद्रमुखी तत्काल ही उनकी प्रिय पात्री हो गई। बड़ी बहू ने कहा, दिन भर में कितने ही रुपये मुझे छोड़ने होते हैं, कितने ही लोग मुझे आकर पकड़ते हैं, मैं ना ही नहीं कर सकती, इसलिए सभी मेरे ऊपर क्रोध भी करते हैं। तो तुम्हारा कितना रुपया बाकी पड़ता है? अधिक नहीं, कुल 2 रुपये, पर मेरे लिए यही 2 रुपये पहाड़ हो रहे हैं। सारे दिन आज रास्ता चलकर यहाँ आई हूँ। बड़ी बहू ने कहा, तुम दुखिया हो, तुम्हारे ऊपर मुझे दया करनी उचित है। ए बिंदु, इनको बाहर लिए जाओ। दीवान जी से मेरा नाम लेकर कह देना कि 2 रुपये माफ कर दे। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रमुखी ने कहा, आपके ही राज्य में, अश्य झूरी गांव में। अच्छा माँ, क्या छोटे मालिक नहीं है? बड़ी बहू ने कहा, अभागी छोटा मालिक कौन है? 2 दिन बाद सब मेरा ही तो होगा। चंद्रमुखी ने उद्गिन होकर पूछा, क्यों? जान पड़ता है छोटे बाबू पर खूब कर्ज है। बड़ी बहू ने थोड़ा हंसकर कहा, मेरे यहाँ कोई गांव बंधक है? अब तक तो सब बिक गया हो। कलकत्ता में शराब और वैश्य के पीछे सारा धन लुटाए डाल रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं, कोई अंत नहीं। चंद्रमुखी का मुख सूख गया। थोड़ा ठहर कर उसने पूछा, हाँ माँ, तो छोटे बाबू इसी से घर भी नहीं आते? बड़ी बहू ने कहा, आते क्यों नहीं है, जब रुपये की जरूरत पड़ती है तो आते हैं, उधार काटते हैं, जमीन बंधक रखते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी 2 महीने हुए आए थे, 12,000 रुपये ले गई। बचने की भी तो उम्मीद नहीं है। शरीर में कई एक बुरे रोग लग गए हैं। छी। चंद्रमुखी सिहर उठी। मलिन मुख से उसने पूछा, वे कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? बड़ी बहू ने सिर ठोककर प्रसन्न मुख से कहा, बड़ी बुरी दशा है। यह क्या कोई जानता है कि कहाँ किस होटल में रहते हैं, किस दोस्त के मकान में पड़े रहते हैं? यह वही जाने या उनका दुर्भाग्य जाने। चंद्रमुखी सहसा उठ खड़ी हुई और बोली, अब मैं जाती हूँ। बड़ी बहू ने थोड़ा आश्चर्यित होकर कहा, जाओगी? अरे ओ बिंदु। चंद्रमुखी ने बीच में बाधा देकर कहा, ठहरो माँ, मैं खुद ही कचहरी जाती हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे चली गई। घर के बाहर देखा, भैरव असरा देख रहा है और बैलगाड़ी एक किनारे खड़ी है। उसी रात को चंद्रमुखी घर लौट आई। प्रातः काल भैरव को फिर बुलाकर कहा, भैरव, मैं आज कलकत्ता जाऊंगी, तुम तो साथ जा नहीं सकोगे, इसलिए तुम्हारे लड़के को साथ ले जाऊंगी। बोलो क्या कहते हो? भैरव, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन कलकत्ता क्यों जाती हो माँ? क्या कोई खास काम है? चंद्रमुखी, हाँ भैरव, खास काम है। भैरव, और जाओगी कब? चंद्रमुखी, यह नहीं कह सकती भैरव, अगर हो सका तो जल्दी आऊंगी और नहीं तो देर लगेगी, और अगर नहीं आ सकी तो घर द्वार सब तुम्हारा ही होगा। पहले तो भैरव अवाक हो गया, फिर उसकी दोनों आंखों में जल भर आया। यह कैसी बात कहती हो माँ? तुम्हारे न आने से इस गाँव के लोग कैसे रह सकेंगे? चंद्रमुखी के नेत्र भी सजल हो उठे। थोड़ी मीठी हंसी हंसकर कहा, यह क्यों भैरव, मैं तो कुल 2 ही वर्ष से आई हूँ, इसके पहले तुम लोग कैसे रहते थे? इसका उत्तर मूर्ख भैरव नहीं दे
सकता, किंतु चंद्रमुखी हृदय में सब कुछ समझती थी। भैरव का लड़का केवल उसके साथ जाएगा। गाड़ी पर आवश्यक चीज वस्तु लाद कर चलने के समय सभी स्त्री पुरुष देखने आए। देखकर रोने लगे। चंद्रमुखी भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सकी। नाश हो ऐसे कलकत्ते का। यदि देवदास न होते तो कलकत्ता में रानी का पद मिलने पर भी चंद्रमुखी ऐसे प्रेम तृणवत त्याग कर कभी न जा सकती। दूसरे दिन वह क्षेत्रमणि के घर पर आ उपस्थित हुई। उसके पहले घर में इस समय दूसरे लोग रहते थे। क्षेत्रमणि अवाक हो गया। पूछा, बहन इतने दिनों तक कहाँ थी? चंद्रमुखी ने सत्यबात को छिपाकर कहा, इलाहाबाद थी। क्षेत्रमणि ने एक बार अच्छी तरह से सारा शरीर देखकर कहा, तुम्हारे सब गहने क्या हुए बहन? चंद्रमुखी ने हंसकर संक्षेप में उत्तर दिया, सब है। उसी दिन मोदी से भेंट करके कहा, दयाल मेरे कितने रुपये चाहिए? दयाल ने बड़ी विपद में पड़ा, यही कोई 60-70 रुपये चाहिए। आज नहीं 2 दिन के बाद दूंगा। तुम्हें कुछ न देना होगा यदि मेरा एक काम कर दो। कौन काम? 2-3 दिन के भीतर ही हम लोगों के मोहल्ले में एक किराए का घर ठीक कर दो, समझे? दयाल ने हंसकर कहा, समझा।